आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से रूमा, जन्नत सरे और श्यामुल शेम द्वारा लिखित किताब द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के अगले अध्याय के बारे में चर्चा करती हूँ। तो चलिए आज के अध्याय 16वें अध्याय को शुरुआत करते हैं। राहुल अब 5 वर्ष के थोड़े चुस्त बालक हो गए थे। उनके बाल काफ़ी काले, चमकीले और सुनहरे थे। उनकी आंखें बहुत काली और हंसी तो चमत्कारी थी। कई बार बालक राहुल अपने ही विचारों और भावनाओं में मुग्ध रहते थे। उनकी अपनी काल्पनिक भावनाओं में खोए हुए रहते थे। और यशोधरा जी महल में अपने संग में, अपने समुदाय में व्यस्त रहती थीं। एक प्रमुख की तरह अपने ध्यान घेरे में विलीन रहती थीं। सिद्धार्थ के जाने के बाद बीमारियां, दुख, तकलीफ, मृत्यु सब कुछ महल में सामने उजागर होने लगा था। एक समय तो राजा सुधोधन बहुत चुप और शांत हो गए थे और उनके सामने सिद्धार्थ के बारे में कोई भी चर्चा के लिए मनाही था। और अब राजा सुधोधन किसी भी चीज के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए थे, किसी भी पीड़ा को सामने उजागर रखे थे। अपने गृहस्थी में किसी भी तरह की रोक नहीं थी और उनका सारा ध्यान बस अपने पोते राहुल पे ही था। वे यशोधरा जी से भी सहमत हो गए थे, भरोसा करने लगे थे उनके शांत करने वाली उपस्थिति से। राजा सुधोधन अब यशोधरा जी की दोबारा शादी के बारे में भी कोई चर्चा नहीं करते थे। यशोधरा जी और प्रजापति जी पूरी तरह से अपने समुदाय में आरोग्य करने वाले नाम से चर्चित हो गई थीं। पूरे समुदाय के लिए आरामदायक हो गई थी, यानी मदद और ज़रूरत के लिए हमेशा तैयार रहती थी, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के। यशोधरा जी कहती हैं उनके पास वे सब आते थे जो संकट में होते थे या किसी तरह की परेशानी में होते थे। यशोधरा जी के साथ ये समय सब कोई जुड़ते चला गया। यशोधरा जी और प्रजापति जी इस सब के साथ इस अभ्यास को और बढ़ाते चली गई और उन सब के अनुभवों को और अपने अनुभवों को आगे बढ़ाते जा रही थी। 2 जन ही क्यों ना हो, वो अपनी सभा को जरूर रखा करती थी और ये एक अभ्यास हो गया था उनका और एक सिद्धांत बना लिया था उन्होंने और अपने सिद्धांतों पे कायम रहती थी। जमीन पे बैठना, आंख से आंख मिलाकर उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहना, प्राचीन छाया के पेड़ के नीचे उस उपवन में, जमीन से जुड़े हुए खुले प्राकृतिक में, जहाँ पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी खनिज शुद्धता के साथ उपस्थित होकर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। यशोधरा जी और प्रजापति जी वहाँ उपस्थित रहती थी, वहाँ एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई रहती थी, सुनती थी सबकी तकलीफ को, सबके साथ दिल और दिमाग से जुड़ी रहती थी, जिससे वे सब एक मत होके सही संबंध उत्पन्न हो जाता था, पूरे रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता था। जब वे उपवन में सभा किया करती थी तो अपने दिल और दिमाग दोनों से ही मदद किया करती थी सबकी। प्रजापति जी और यशोधरा जी अपने आप को अपने स्वभाव से दूसरे को विश्वास दिलाते थे, जो उनके साथ जुड़ते थे, दुखी थे। वे समझ गई थी कि उनकी सारी अनुभव दूसरों की मदद के लिए ही है। उनकी बोली गई हर शब्द को जो दूसरे कोई सुनते थे, उनसे परामर्श लेते थे, उनसे एक सबक सीखते थे, उन सबको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से मुक्ति मिलता था। और यशोधरा जी कहती हैं वो समझ गई थी कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्योंकि वो जो कुछ कहती थी उसका उन्हें कोई भी उस समय कोई अनुभव नहीं रहता था। फिर यशोधरा जी कहती हैं कि अक्सर वो पीड़ित उनके पास आता था और जिसे वो गहराई से सुनती थी और महसूस करती थी। फिर वह सोचती हैं कि ये सब कुछ कैसे होते चला गया। एक साथ बिताए हुए उन पल फिर कुछ नया देता था। ऐसा लग रहा था मानो उनके साथ है, उनके चारों ओर है और उन्हीं के बीच में से ही ये सब कुछ हो रहा है। फिर वह एहसास करती हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनके अनुभव एक दूसरे के साथ जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं और एक हो गए हैं। प्रजापति जी और यशोधरा जी इस अपना बैठक अभ्यास मानती थी और ये सब कुछ उनके जीवन का एक हिस्सा बनते जा रहा था और बन गया था, एक जड़ पकड़ लिया था और अंकुरित हो गया था। भले फूल क्यों ना आया हो, क्योंकि ये सब कुछ यशोधरा जी ने अपने दर्द से सींचा था।
और यही उनकी सबसे बड़ी उपहार थी दूसरों के जीवन के लिए। और यशोधरा जी की इन्हीं भावनाओं के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।